नमस्कार सर, चुनाव चर्चा में आपका स्वागत है। अभी चुनाव चल रहे हैं, 17 तारीख को वोटिंग होनी है। और अगर हम मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत के ऊपर अगर बात करते हैं तो पिछले काफी टाइम से अभी भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और अभी हम ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो हिंदुत्व को वोट देंगे। तो आपका क्या मत है कि भाई लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या उनका कहना है कि नहीं, हिंदू है और सनातन है, हम उसको वोट देंगे चाहे डीजल पेट्रोल भले ही भाव बढ़ जाए। तो उस विषय में आपका क्या मत है? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र दामोदर भाई मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली तो उन्होंने सारा अपना भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से हटके उन्होंने सांप्रदायिक एजेंडा अपने हाथ में लिया और उन्होंने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान की बात करी, हिंदू और मुसलमान की बात करी, राम मंदिर की बात करी। और लेकिन उन्होंने बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य, महंगाई और किसानों की स्थिति के बारे में कोई चर्चा नहीं की। अब व्यक्तियों को और मतदाताओं को और देश की जनता को यह समझ में आने लगा है कि ये सांप्रदायिक एजेंडा अपने को बर्बाद करेगा। इसलिए जनता इस चुनाव में विकास की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, युवा बेरोजगारी की बात कर रहा है। हमारे इलाज में जो गरीब व्यक्ति का लाखों रुपए खर्च होता है, उस इलाज को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, उस शासन व्यवस्था की बात वो करने लग गया। अब ये जो इनका जो एजेंडा था, सांप्रदायिक एजेंडा, ये धीरे धीरे जनता की निगाह से धूमिल होता जा रहा है। सर, जैसे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए थे, उन्होंने महंगाई को लेकर बात की थी। जो छोटे छोटे युवा वर्ग हैं उनसे बोला था कि ये जो कपड़े पहनते वो बिल्कुल सस्ते होते हैं और इनका जो फ्रेम है वो भी सबसे सस्ता है। और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर उन्होंने उस मुद्दे पर 2014 का चुनाव जीता था। फिर ये एजेंडा हिंदुत्व की ओर बढ़ गया और फिर जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो उन्होंने 370 बोल दिया कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। ये जो सीक्वेंस है वो थोड़ा समझ से परे है। आपका क्या इसमें मत है कि भाई ये क्या था, क्या इन्होंने वादे किए थे, फिर उन्होंने क्या घोषणाएं की थी और फिर अचानक से सेकंड चुनाव में इनका मुद्दा दूसरा हो गया। तो वो इन्होंने 2014 के पहले जो इन्होंने अपने को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवाया, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने के बाद, और उसके बाद इन्होंने जो अन्ना हजारे का आंदोलन था उसका आरएसएस के माध्यम से लाभ लिया और उस आंदोलन में आरएसएस ने अपने को वर्चस्व स्थापित किया। वहां पर केजरीवाल वगैरह ये सब भूल भुलैया में रह गए और उस राजनीति से इन्होंने देश की सत्ता संभाली। उसके बाद इन्होंने युवाओं से बात की कि आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये जो भी है, युवाओं से बात की और 35% युवा देश के भविष्य को संभाल सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की उन युवाओं के लिए। आज भारत की स्थिति है कि ये देश आगे जाकर अगर ये स्थिति इनकी रही केंद्र सरकार की, तो ये भारत युवा मतलब बेरोजगार युवाओं का देश कहलाएगा। आज जापान बूढ़ों का देश कहलाता है लेकिन वो रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन ये बेरोजगार बुजुर्गों का देश कहलाएगा भारत। अब जहां तक महंगाई के मुद्दे का सवाल है, इन्होंने जब 15 लाख रुपए आम व्यक्तियों के खाते में विदेश में जो स्विस बैंक में पैसे चले, वहां से पैसे वापस लेने 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के खाते में आएंगे, उनकी बात हुई तो इन्होंने कहा वो तो जुमला था। जब इन्होंने कहा कि मुझे 31 दिसंबर का टाइम दीजिए 2016 में नोटबंदी के समय, तब इन्होंने कही थी कि 2016 के बाद सारी स्थिति सुधरेगी देश में नोटबंदी के बाद, और अगर नहीं सुधरे तो आप मेरे को चौराहे पे गोली मार देना। तो ये इनकी जुमलेबाजी पूरे देश में चली और पूरा देश इनके बेकामे में आया। कोरोना काल में इन्होंने कहा जनता से थाली बजाइए, उन्होंने थाली बजाई, उन्होंने जो इन्होंने कहा वो किया। लेकिन कोरोना काल में
जो मजदूर युवा जो बाहर नौकरी करते थे वो किस तरह लौट के आए, किस तरह दौड़ लगा के आए, किस तरह पैदल आए, किस तरह बस करके आए, लाखों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए बेरोजगार आए, उन सब पे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसी एक अराजक स्थिति इनने पैदा की। अब जहां तक ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व खतरे में, भाजपा का हिंदुत्व, भाजपा के अलावा दूसरा हिंदुत्व खतरे में नहीं है। इस देश में मुगलों का शासन रहा, इस देश में ब्रिटिश का शासन रहा, लेकिन हिंदुत्व और सनातन कभी भी खतरे में नहीं रहा। ये सनातन के नाम पे और सनातनी के नाम पे ये पूरे देश में तनातनी की बात करते हैं। पूरे देश में अलगाववादी और ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा की कि लोगों के दिल मिले हुए थे, इन्हें दूर कर दिए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हरिजन और सवर्ण के नाम पर। और ये राजनीति इनकी देश ही नहीं पूरे विश्व समझ चुका है और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और हिमाचल प्रदेश का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, जिन्होंने बजरंगबली के नाम पे राजनीति की, वहां पर भी जनता ने इनको नकार दिए। और वो स्थिति राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और मिजोरम में होने वाली है। सर अभी जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कि नहीं हम भाजपा ने विकास किया है, क्या विकास किया ये तो नहीं बोल पाते, पर उनका कहना है कि नहीं हम तो कमल के फूल को वोट देंगे। तो कहीं इसका जो ताल्लुक है कि लोगों के जहन में ये एक नरेंद्र मोदी का जो फोटो या फिर एक जो छवि छप गई है, उसका कारण एडवर्टाइजमेंट या फिर सरकारी जो सरकारी है, जैसे एम्बुलेंस पे हम लोग आजकल देखते हैं कि एम्बुलेंस पे एडवर्टाइजमेंट होने लगे हैं। साथ में हम किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के, इवन कोरोना के सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फोटो था वो छपा था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं या फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट केवल ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? इस बात को देश की जनता ही नहीं समझी, बल्कि आरएसएस भी इस आसन्न संकट को समझ चुकी है। जो नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट की स्थिति पैदा की है, वो आरएसएस भी इस बात से चिंतित है कि इन्होंने भाजपा को दरकिनार कर दिया। और कारण क्या है कि मिस काल से बनी हुई जिसकी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी थी, और वो अब जनता के दिमाग से मिसिंग होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बनावटी और सिगुफा अपने चेहरे का, अपने मोहरे का तरह तरह के प्रचार से इन्होंने करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को नेपथ्य में डाल दिए। भारतीय जनता पार्टी के नाम से मध्य प्रदेश में वोट नहीं मांगे जा रहा। भारतीय जनता पार्टी से ना देश में वोट मांगे जा रहा है, ना छत्तीसगढ़ में, ना मिजोरम में, और ना ही तेलंगाना में और राजस्थान में। केवल मोदी है तो सब है, मोदी है तो सब है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सारे जो सवूफे हैं, जनता समझ चुकी है कि विकास से दूर हो चुकी है भाजपा। और बनावटी मुद्दों लेकर, कपड़े पहनकर, जैकेट बदलकर, हवाई जहाज में बैठकर, विदेशों में ब्रांडिंग करवाकर, गुजरातियों को अमेरिका ले जाकर, जापान ले जाकर, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर पहले से उनको भेजना, उनकी ब्रांडिंग करना, ये सारी चीजें अब जनता समझ चुकी है और जनता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यदि इस भारत में अगर बीएसएनएल खत्म होगा, एचईएल खत्म होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल खत्म होंगे, ओएनजीसी खत्म होगा, और ये सारे खत्म होके एक अडानी और अंबानी को ठेके पे दिए जाएंगे, तो इस देश में आरक्षण स्वतः समाप्त होने की कगार पे है। और इस देश की इस स्थिति को, इस खतरनाक स्थिति को देश का दलित वर्ग, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और बेरोजगार समझ चुका है कि ये साजिश कितनी बड़ी है। और ये बहुत ऐसी साजिश है। और मैं तो उन किसानों को धन्यवाद दूंगा कि भारत में जब 3 कृषि कानून आए, तब भारत की जनता और युवा जिस चीज को नहीं समझ पाई थी, किसानों ने उस चीज को भांप लिया कि ये किसानों की खेती को बर्बाद करने के कृषि कानून है,
कारपोरेट के हैं, जमीन को गिरवी रखने के साधन है। सिविल कोर्ट को किसानों की जमीन से सुनवाई के अधिकार समाप्त करने और एसडीएम और कलेक्टर के हाथ में देने का। हम देखते हैं एसडीएम और कलेक्टर कौन है। एसडीएम कलेक्टर सत्ताधारी दल के कहने में चलने वाले टूल्स हैं, और ये किसानों के पक्ष में क्या फैसला देंगे? 10-10 साल पेंडिंग रहेंगे केस। तो किसान ने उस खतरे को समझा और उनको वो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। वापस लेने के बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। सर, जैसा कि आप एडवोकेट हैं, अगर हम अभी जैसे न्यायालय के ऊपर बात करते हैं, जैसे अभी कई विवादित चीजें चलती कि नहीं भाई, न्यायालय के लिए अमीरों के लिए स्पेशल अगुवाई होती है, बाकी की सब अभी तारीख पे तारीख चलता रहता है। और अभी एक बीच में एक न्यूज भी आई थी जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ लेटर्स पे नरेंद्र मोदी ने अपना विज्ञापन छाप दिया था। तो सर, क्या केंद्र सरकार का जो स्थिति है, क्या केंद्र सरकार और अभी का जो न्यायिक प्रक्रिया है कहीं ना कहीं घुल-मिल रही है क्या, या फिर कहीं इस स्थिति जो है वो बद से बदतर हो रही है न्यायिक तौर पर? तो ये कहे कि भारतीय जुडिशरी 1935 में स्थापित हुई थी और 1935 के बाद भारतीय जुडिशरी ने विभिन्न समय जो भी एक अग्नि परीक्षा हुई उसमें सफल रही। और भारत की जुडिशरी स्वतंत्र है, क्योंकि भारत के संविधान ने जुडिशरी को स्वतंत्र रखा है, विधायिका से और कार्यपालिका से। इन्होंने कार्यपालिका को कब्जे में लिए और विधायिका को कब्जे में लिए। विधायिका मतलब संसद और विधानसभा। भारत की जुडिशरी को इन्होंने अपने असर में लेने के लिए और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करना, नियुक्तियों को अपने हाथ में लेना और न्याय व्यवस्था को कमजोर करने और अपने आधार पे चलाने की एक साजिश इनने रची है। और उसी के अंतर्गत जो संविधान परिवर्तन की बात चल रही है, जो संविधान 1947 के बाद बना, वो संविधान पुरातन कहां से हो सकता है? 1947 के बाद 75 साल हुए देश की आजादी को, तो ये संविधान 75 साल में कहां का पुराना संविधान हो गया। लेकिन पुराना संविधान कहने के बाद उस संविधान को बदलने की साजिश चल रही है। और इस साजिश को आप इजराइल में मिला के देखें कि इजराइल में आपने देखा होगा कि न्याय व्यवस्था को कमजोर करने के लिए नेतान्याहू ने जो साजिश शुरू की, वहां की जनता समझी और लाखों जनता सड़कों पे निकली कि आप जुडिशरी को कमजोर नहीं कर सकते, जुडिशरी को सरकारी हथकंडा नहीं बना सकते, और वो आंदोलन किया। तो नेतान्याहू, इजराइल और भारत की ये दोनों कोशिशें आपको एक साथ मिला के देखना पड़ेगी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि नेतान्याहू देश की न्याय व्यवस्था को कमजोर करने में लगा। वहां की सेना ने विरोध किया कि न्याय व्यवस्था को आप कमजोर नहीं करेंगे, और जहां सेना उस काम में लगी हुई थी वहां पर हमास ने आतंकवादी हमला किया। ये सबसे बड़ी इजराइल की कमजोरी रही। जो सबसे बड़ी जासूसी तंत्र जिसका मजबूत था कि कोई हमारे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वो मात खा गया। उसका कारण कि देश को आपने दूसरे कामों में लगा दिया था। तो ये जुडिशरी के साथ बहुत बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो कपिल सिब्बल साहब ने भी इसमें काफी अपने विचार दिए हैं कि भारत में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना अच्छी बात भी नहीं है। ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार ना तो तालिबान का विरोध करती है और न चाइना का विरोध करती है, क्योंकि ये दोनों सत्ता है, तालिबानी और चाइना की, ये तानाशाही की सरकार है, डिक्टेटरशिप की सरकार है। ये उन्हीं व्यवस्थाओं को भारत में लागू करना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर हम नहीं आए तो ठीक, और आ गए तो फिर चुनाव होना संभव नहीं है। और वो व्यवस्था भारत में लागू होगी, राष्ट्रपति सर्वोपरि है। सर, अभी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो
चुनाव के ठीक पहले लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना या जो भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, अभी कुछ न्यूज आ रही है कि भाई कुछ योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है, चूंकि इनको लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन करना था। काफी ज्यादा पैसा इन्होंने कर्ज लिया इस चीज के लिए कि लाडली बहना के खाते में वो पैसे डाले जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाडली बहना को पैसे मिले हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट हो जाए, या फिर वो जो है महिलाएं वो बोले कि नहीं हमें तो सिर्फ जो मामा ने किया वो बढ़िया किया और आगे भी हमें पैसा मिलता रहेगा। तो आपको लगता है कि आज ये जो मुफ्त में बांटा जा रहा है, आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा भारत में या मध्य प्रदेश में? देखिए, लाडली बहना योजना से नरेंद्र मोदी भी नाराज है और आरएसएस भी नाराज है और आम जनता भी समझ चुकी है कि 18 साल तक आपने हमको धोखे में रखा और एन चुनाव के टाइम पे लाडली बहना योजना हमको एक लॉलीपॉप के रूप में आपने दी। और ये योजना सफल इसलिए नहीं होगी कि जनता में कुछ वर्ग को ये योजना का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा। तो वो जो लाडली बहना योजना है उसको आप देखेंगे तो किसानों के लिए आपने ऐसी कौन सी योजना बनाई कि किसानों की लागत जो बढ़ती जा रही है, खाद के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े और बिजली की तानाशाही बढ़ी, ट्रैक्टर के दाम बढ़े, कलपुर्जों के दाम बढ़े, उन सब के बारे में आपने कोई बात नहीं की। और 80% किसान है जो जो पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के हैं, देश का किसान, जिसे आप धरती पुत्र कहते थे। तो उन धरती पुत्रों के बारे में आपने कोई विचार नहीं रखे, बल्कि उन धरती पुत्रों को आपने एक झटके में किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी और आतंकवादी कहा। उनके रास्ते में आपने कीले गाड़ दिए कि संसद की ओर नहीं बढ़े। दूसरे, आपने लाडली बहना योजना के अलावा आपने कभी युवाओं के रोजगार की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की। आज महंगाई की हालत ये है कि छोटी छोटी जींस की हालत ये है कि जनता की पहुंच के बाहर होती जा रही है। सोयाबीन अभी 3,000 रुपए है, सोयाबीन का तेल 200 रुपए है। दिग्विजय सिंह जी के टाइम में सोयाबीन 4,500 रुपए थी, तेल 70 रुपए था। तो ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है। अब आपने जो बात कही कि देश का युवाओं का भविष्य, तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है और वो समझ चुका है ये बात। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रति वर्ष 6 से 7 लाख व्यक्ति भारत से विदेशों को पलायन कर रहा है और वहां पे जाके मोदी ब्रांडिंग शुरू होती है तो वहां पे वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि वहां उनको रोजगार मिल गया। लेकिन उन्हें भारतीय युवाओं की फिर उन्हें सुध नहीं है। तो भारत का युवा इस बात को समझ चुका है कि ये वर्तमान जो शासन है ये केवल हमको और हमारी नीतियों की बात करने वाला है, हमारा उपयोग करने वाला है हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम नाम के, हरिजन और सवर्ण के नाम पे। और वो इस बात को पूरी तरह समझ चुका है क्योंकि कोई भी पार्टी अगर मतदाताओं को अगर नहीं समझेगी, ये मतदाताओं को ना समझी में समझेगी, ये बेवकूफ समझेगी, वो सबसे बड़ी भूल करेगी। जैसा कि अभी अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें कि मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है, या जो अभी बच्चों का जैसे 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों का जो सिलेबस चेंज हुआ है, या 12th क्लास तक का जो बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ है, और ये जो रुक जाना नहीं योजनाएं चल रही है कि भाई आप 4 विषय में फेल हो गए, कोई बात नहीं, हम आपको पास करवा देते हैं। तो सर, आपको लगता है कि ये जो योजनाएं हैं मैसी हो रही हैं, जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, 10th 12th किया, उसने मास्टर्स में अप्लाई किया या बैचलर्स में अप्लाई किया, उसके बाद में बच्चा
उसको नॉलेज ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो बिना मेहनत किए तो पास हो गया। तो सर, इस एजुकेशन सिस्टम से जो पीढ़ी है वो कहाँ तक उसका असर हमारी जो जनरेशन है उस पर पड़ा है? उसका कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद, इनको 18 साल यहाँ हो गए और 9 साल केंद्र में हो गए, इनने उस एजुकेशन सिस्टम को तमाशा बना दिया और एजुकेशन सिस्टम में प्रयोग करने लगे, नित नए प्रयोग करने लगे। स्कूल बंद करना, स्कूल की पद्धति सुधारना, कहीं बोर्ड कायम करना, कहीं कापी इस तरह जचेगी, कहीं छात्रों को ये करेंगे। तो उस जो एक सुचारू व्यवस्था चल रही थी एजुकेशन सिस्टम की, उसको ध्वस्त करना। क्योंकि ये चाहते हैं कि देश में जितने बेरोजगार रहेंगे, जितने नासमझ रहेंगे, उतने हमसे लगाव रखेंगे। इन्हें नासमझ आदमी की जरूरत है, इन्हें नासमझ युवाओं की जरूरत है, इन्हें ऐसे युवाओं की जरूरत है जिसमें सोचने समझने की ताकत नहीं हो। और आपने देखा होगा कि ये सारे जो हिंदुत्व के नाम पे सारी बातें होती है, या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो रिटायर होगा, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, या तो उनकी बात होगी, या युवाओं की जो 16 17 18 साल के हैं, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है और जब उनको उनकी चप्पलें घिसाती है रोजगार लेने के लिए, तो उनको समझ में आती है। दूसरे, अभी जो कमलनाथ जी ने जो 500 रुपये प्राइमरी, 1000 रुपये मिडिल और 1000 रुपये 11 और 12 में दिए, वो स्कूल से पलायन रोकने का एक प्रयास है कि पलायन नहीं रुके एजुकेशन से। क्योंकि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहा, प्राइवेट स्कूल की कारपोरेट से मिलीभगत है और नेताओं के स्कूल खुलते जा रहा, उनकी उनसे मिलीभगत है। तो ड्रेस बदलने के नाम पर, कोर्स बदलने के नाम पर, कोर्स की किताबें प्रतिवर्ष बदली जाती हैं। गरीब आदमी उन 6 7 7 हजार 8 8 हजार के पैकेज की पहली दूसरी क्लास की किताबें खरीद नहीं पाता है। तो ये सारा पैकेज सिस्टम जो चल रहा है, इसका नतीजा है कि सारा एजुकेशन सिस्टम को ये ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। सर, अभी एक योजना भी चली थी, काफी टाइम हो गया क्रियान्वित हुए कि भाई जो बच्चे हैं, जो बीपीएल राशन कार्ड हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे और उनकी जो फीस होगी वो माफ कर दी जाएगी। इस विषय में सर आपको क्या लगता है कि जो सरकार कर रही है सही है कि भाई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन मुफ्त में करा रही है? चूंकि भाई सरकारी स्कूल भी हैं, तो वो सरकारी स्कूल ना प्रेफर करते हुए प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में शिक्षा का उन्होंने ये योजनाएं जो क्रियान्वित की हुई है, जिसमें 25% बीपीएल राशन कार्ड धारकों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इस विषय में आपका क्या मत है? देखो, इसमें क्या है कि अगर सरकारी स्कूल अगर चालू रहेंगे तो टीचर्स की भर्ती होगी, गांव के युवाओं को एक रोजगार प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी स्कूलों से हटा के और प्राइवेट स्कूलों का प्रलोभन देके बच्चों की फीस माफ करेंगे और वहां पे उनकी फीस जमा करेंगे, तो आप सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, टीचर्स को आप नियुक्ति दीजिए पर्याप्त संख्या में। जैसे 30 बच्चे हैं तो एक टीचर की जैसे नियुक्ति है, वो नियुक्ति, तो उन नियुक्तियों से बचने के लिए, क्योंकि उन टीचर्स की नियुक्ति होगी, उनको एरियर लगेगा, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनके बाद उनकी पेंशन होगी। ये सारे सिस्टम को समाप्त करने के लिए ये एक योजना तैयार की गई है और ये देश में काफी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी खतरनाक है। इसलिए सरकारी स्कूलों को तो मजबूत करना चाहिए। भारतीय संविधान में प्राइवेट स्कूल बैंड नहीं है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में कंपटीशन हो, इस प्रकार का एक प्रयास होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बड़ौदा तालाब का स्कूल, उस स्कूल को वहाँ के टीचर्स ने, जब ये राजेश भारती था, इसने भी काफी प्रयास करके उस स्कूल को इस लायक बनाया कि अंग्रेजी में उन्होंने माध्यम में भी बच्चों को सक्षम बनाया, हिंदी में भी सक्षम बनाया, सामग्री उपलब्ध करवाई, उनका स्किल पावर बढ़ाया। तो वो सारी चीजें नहीं करते हुए सरकार का ध्यान केवल ये है कि स्कूल सिस्टम बंद किया जाए। सर, एजुकेशन सिस्टम हो गया,
लेकिन इसके बाद बात आती है कि आजकल का जो युवा वर्ग है वो उसका कहीं ना कहीं रह रहा है कि भाई इस जो है कि भाई हम सनातन धर्म का अभी ज्यादा क्रेज चल रहा है लोगों में। फेसबुक पर लोग सनातन सनातन की पोस्ट डालते हैं और वहीं पर गाली गलौज भी करते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो तो एक है, मतलब आप पेशे से वकील हैं, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है, हिंदू क्या है? वैसे भी संविधान में हमारे में हिंदू को परिभाषित किया गया है, हिंदू विधि संचालित है। तो हिंदू क्या है और सनातन क्या है, इसका आप थोड़ा सा। देखो, हिंदू और सनातन दोनों का अगर एक साथ देखें तो सभी धर्मों का सम्मान करना, ये एक सनातन व्यवस्था है। सनातन में ये नहीं है कि दूसरे धर्म का विरोध करना, ये दूसरे धर्म से अपने धर्म को सर्वोच्च बताना। सनातन का मतलब है कि हम अगर किसी धर्म को मानते हैं, हम अगर मंदिर जाते हैं, तो हम मस्जिद जाने वालों को डिमोरलाइज नहीं करें, ये उनके बारे में कोई बात नहीं करें कि ये भारत का नागरिक नहीं है, वही भारत का नागरिक है और सनातन वाला भी भारत का नागरिक है। तो सनातन ये है कि प्रत्येक धर्म का सम्मान सनातनी को करना चाहिए और यही धर्म की परिभाषा है। धर्म मतलब जो आप धारण करते हैं, जो आप अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। अब आज मान लीजिए मैं कोई टीचर है, अगर उसका धर्म ये है कि बच्चों को पढ़ाना, और वो अगर स्कूल नहीं आएगा और वो अपने आप को कहेगा कि मैं तो बहुत धार्मिक हूँ क्योंकि मंदिर जाता हूँ लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगर कोई कर्मचारी ये कहेगा कि मैं हिंदू हूँ और मैं मंदिर जाता हूँ लेकिन मैं कार्यालय नहीं जाता हूँ और काम नहीं करता हूँ ढंग से, तो ये आपकी धर्म विरोधी मानसिकता है। और धर्म की आड़ में आप उस मानसिकता को लोगों पर थोपना चाहते हैं। पुराने जमाने में लगान लगाई जाती थी, जब राजा महाराजाओं का चलन था तो प्रजा के ऊपर लगान लगाई जाती थी। लगान से जो प्रजा थी वो दब जाती थी, कई लोग लगान नहीं दे पाते थे तो उनके साथ अत्याचार किया जाता था। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जनता के ऊपर टैक्स, इवन टैक्स हो गया है, फिर उसके बाद में ईएमआई का दबाव है, फिर खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ये वही कल्चर तो नहीं आ रहा है? क्या है कि ये जो पहले चार वर्ण थे, इस भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की, इनकी ये एक साजिश है कि इसको वापस उन चार वर्ण की दिशा में भारत को ले जाया जाए, इस संविधान से हटा के उसी व्यवस्था में ले जाया जाए। और वो जो टैक्स लगा था तब उसका विरोध होता था और उसको कहता था जजिया कर है ये। जैसे अंग्रेजों ने नील की खेती पर टैक्स लगाया था, वो टैक्स नहीं पड़ता था तो जमीन नीलाम हो जाती थी और धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। सैकड़ों जो मालगुजार थे, जो बड़े बड़े खेती खेती मतलब खेती करने वाले थे, बड़े बड़े मतलब जमादार थे, उन लोगों ने और राजा महाराजाओं ने जो टैक्स लगाया उनसे जनता काफी त्रस्त थी और उनकी जमीन कुड़क हो गई। कुड़क होने से वो जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद भारत में सीलिंग कानून लाया गया 1960 में, आजादी के मतलब 13 साल बाद, कि जमीनें एक जगह है और वो जमीनें जोत में नहीं है। मतलब अगर 50 एकड़ जमीन की खेती हो रही है तो 950 एकड़ जमीन जमादार की, जागीरदार की, वो भीड़ में पड़ी हुई है। तो देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई। हरित क्रांति की दिशा में देश नहीं बढ़ा, देश की आबादी बढ़ती गई। और ये जो टैक्स प्रणाली है, जो आपने कहा कि क्या इसे आज की, तो आज भी वो स्थिति है। आज धर्म का नशा लोगों को पिला के, धार्मिक भावनाओं बहका के, मंदिर और मस्जिद की बातें करके और उन पर टैक्स आरोपित कर दिया। तो लोग कहने लगे कि 200 लीटर हम वो खरीदेंगे लेकिन ये सरकार होना चाहिए। ये सारी चीजें इसीलिए है कि इन्होंने देश को एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। और
जब ये सारी चीजें जब ज्यादा प्रभावी होने लगती है, ज्यादा विरोध होने लगता है, तो आरएसएस बीच में आके और इनमें एक ठंडा पानी डालने का काम करती है और बात को दबा देती है कि नहीं नहीं, वो सर्वधर्म समभाव होना चाहिए और इस तरह के टैक्स नहीं लगना चाहिए और महंगाई की मार बहुत हो चुकी है, और वो सारा मामला शांत कर देती है। तो टैक्स जो बढ़े हैं अभी, वो टैक्स जनता की जो हैसियत है उससे ज्यादा बढ़े हैं। अभी आपने देखा होगा कि छोटे दुकानदार, बेरोजगार, जो एक पेंशनर का लड़का है उसने दुकान खोली, वो जीएसटी, लाइट का बिल, अगर उसने दुकान पे कोई काम करने वाला रखा उसकी तनख्वाह, साफ सफाई, चाय पानी, उसमें खर्च करने के बाद उस पे महीने भर में कुछ नहीं बचता है। वो केवल दुकान लगा के बैठा हुआ है और ये कहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए आप, लेकिन स्वरोजगार के नाम पे, टैक्सों के नाम पे। तो राजा दिग्विजय सिंह जी ने 1993 में जब उनके समझ में आया कि छोटे दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दी जाए, किसानों को बिजली के बिलों से मुक्ति दी जाए, तो उन्होंने बिजली माफ की 5 पावर की और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति करी दुकानदारों की। और दुकानदार ने, बेचारों ने, ये सारी चीजें होने के बाद अपना धंधा अच्छी तरह चलाया। आज वो महसूस करते हैं कि कांग्रेस ने जो किया था अच्छा किया था, और आज उसी का परिणाम है कि उनके समझ में आ गया कि ये सारी चीजें बेकार की है। आज अगर मंदिर में अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है, विश्व हिंदू परिषद, कि दर्शन करने चलिए आप 22 जनवरी को, हम भी कहते हैं कि दर्शन करने जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कही थी कि ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण होगा, ट्रस्ट के माध्यम से, ये नहीं कही उन्होंने कि सरकार के माध्यम से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसमें अपनी जगह बनाई, भारतीय संविधान के विपरीत जाके किसी भी धर्म में प्रधानमंत्री को नहीं पढ़ना चाहिए, जगह बनाई और वहां पर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया कि मैं पूजन करूंगा, भूमि पूजन करूंगा, मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ट्रस्ट, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था संविधान के अंतर्गत दिया था, और बहुत ही अच्छा फैसला दिया था, जिसको देश की सभी धर्मों ने, सभी वर्गों ने उस फैसले को स्वीकार किया। काफी मिलिट्री लगाने के बाद भी कहीं से आपको कोई घटना मालूम नहीं पड़ेगी कोई उस फैसले का विरोध हुआ हो। और कांग्रेस ने कभी भी उस फैसले का विरोध नहीं किया। कांग्रेस हमेशा ये कहती आई कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसका पालन किया जाएगा। ठीक है सर, नमस्कार। काफी ज्यादा लंबा वक्त बीता। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।